अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज का वाक़या हमें पेशावर से करीम खान ने भेजा है। करीम खान पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं और तकरीबन 25 साल से पाकिस्तान के हर एक कोने में ट्रक चलाते आ रहे हैं। ये खौफनाक वाक़या जो आज की कहानी में मैं आपको सुनाऊंगा, ये खुद करीम खान की ही आप बीती है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपका और मेरा साथ यूं ही बना रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करके अपने हेडफोन्स लगा लें और मेरे साथ सुने आज की ये खौफनाक कहानी को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करीम खान है। मेरा ताल्लुक पेशावर के एक छोटे से गांव से है। मेरी फैमिली में मेरी एक बीवी और 4 बच्चे हैं। मैं तकरीबन 1998 से मुख्तलिफ इदारों में ट्रक चलाता आ रहा हूँ। शुरू में तो मैं पेशावर और इसके आसपास के ही इलाके में ट्रक चलाता था, लेकिन जूं-जूं तजुर्बा होता गया और महारत आती गई तो दूसरे शहरों में भी मेरा हर हफ्ते का आना जाना होता ही रहा। वैसे भी हम ट्रक ड्राइवर्स की तकरीबन सारी ही जिंदगी रास्ता काटते और रास्ते को समेटने में ही गुजरती है। कभी एक शहर से दूसरे शहर, कभी इस सड़क से उस हाईवे तक, तो कभी एक मकाम से दूसरे मकाम तक। बहरहाल एक रात 2007 के नवंबर में मैं अपने घर में आराम कर रहा था कि मुझे मेरे सेठ की कॉल आई। उसने मुझे कहा कि करीम खान, तुम ट्रक लेकर फौरन अड्डे पे पहुंचो। यहाँ से कुछ सामान लोड करवा के फौरन कराची की तरफ निकलना है और ये काम अर्जेंट बेसिस पे ही करना है, क्योंकि अगले रोज तक ये माल तुम्हें कराची लाजमी पहुंचाना है। कहते हैं कि मैं काम के मामले में और सामान की नकलो हमल के मामलात को लेकर काफ़ी जिम्मेदार था और यही वजह थी कि जब कोई अचानक ऑर्डर आता या कोई जिम्मेदारी का काम होता तो अक्सर सेठ मेरा ही इंतखाब किया करता था। खैर, मैंने रात के तकरीबन 8 या 8:30 बजे बताए हुए अड्डे पे पहुंच के माल लोड करवाया और बताए हुए रास्ते पे कराची के लिए निकल पड़ा। पेशावर से कराची का सफर तकरीबन 1500 से 1600 किलोमीटर का था, जो मुझे मुमकिना तौर पे 18 से 20 घंटों में ही मुकम्मल करना था, जो कि उस वक्त के हिसाब से थोड़ा मुश्किल था। लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लिया और निकल पड़ा। वैसे अमूमन इतने लंबे रास्ते पे निकलने के लिए हमारे साथ अक्सर एक हेल्पर या दूसरा साथी लाजमी होता है, लेकिन चूंकि ये माल बिना इत्तला के हमारे पास अचानक आया था और इसकी डिलीवरी भी फौरी थी और इत्तफाकन उस वक्त हमारे बाकी बंदे पहले ही अपने ट्रक को लेकर निकल चुके थे, तो वक्त और हालात के पेश नज़र मुझे अकेले ही इस ट्रक को लेकर निकलना पड़ा। कहते हैं कि सामान लोड कराते कराते रात के कुछ 10 बज चुके थे और मुझे अभी पेशावर से कराची के लिए निकले हुए कुछ आधा घंटा ही हुआ था। मैं रास्ते पे से गुजरता हुआ ये सोच रहा था कि अच्छा हुआ मैंने आज शाम थोड़ा आराम कर लिया, वरना बिना सोए इतनी दूर का सफ़र काफ़ी मुश्किल और रिस्की हो सकता था। और इन्हीं मुख्तलिफ सोचों में मैं अपना ट्रक उस रास्ते में भगा रहा था। मुझे मामूल के मुताबिक आज सड़क काफ़ी सन्नाटे और तारीकी में डूबी लग रही थी। सड़क पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही थी। महीना नवंबर का तो था ही, तो सर्दियाँ भी अपनी उरूज पे थी। मैं यही सोच रहा था कि अचानक ट्रक के दरवाजे से तेज हवा का झोंका अंदर ट्रक की तरफ आया और उसने मुझे ट्रक के शीशे चढ़ाने पर मजबूर कर दिया। मैंने ट्रक का शीशा बंद करके अपनी शॉल जो मैंने ओढ़ी थी उसे ठीक करता हुआ मजीद उस सुनसान सड़क पे अपने ट्रक की रफ्तार बढ़ाता हुआ चलता गया।
नज़र घड़ी पर पड़ी तो रात के 12:30 हो रहे थे। मैं उस वक्त तक पेशावर से काफ़ी आगे आ चुका था, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि मैंने रास्ते से डीजल तो भरवाया ही नहीं, और अब जब रात का 1 बजने को आ रहा था तो मुझे ये बात काफ़ी परेशान भी कर रही थी। लेकिन मुझे याद पड़ रहा था कि इस रोड में शायद मज़ीद कुछ 3 या 4 किलोमीटर्स की मुसाफत पे एक पंप आता है। मैंने सोचा कि चलो अल्लाह मालिक है, आगे जाकर ही देखेंगे। और ये सोच के चंद मिनट्स बाद जब ट्रक मज़ीद और आगे गया और मुझे उस सन्नाटे में रोड के बाएं जानिब एक रोशनी दिखाई देना शुरू हो गई, तो मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र किया कि शायद ये वही पेट्रोल पंप होगा जिसके बारे में मैं सोच रहा था। और जब उसके पास पहुंचा तो वाकई वो वही पंप था। मैंने ट्रक को पंप के पास पार्क किया और डीजल भरवाने के लिए नीचे उतरा तो पंप के इंतजामिया ने बताया कि अभी डीजल की भराई नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास डीजल ख़त्म हो गया है। कुछ देर में डीजल का टैंकर आएगा और उसके फिलिंग के बाद ही हम आपको डीजल दे सकेंगे। जिस पे मुझे काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि इनके सारे मामलात में कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो लग जाने थे, और इस पंप के बाद 20 से 25 किलोमीटर तक कोई और दूसरा पंप नहीं था। खैर, मैंने आगे जाने के बजाय यहीं इस पंप पे इंतज़ार करना बेहतर समझा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे पास मज़ीद और कितना डीजल मौजूद है। क्या मैं इस मौजूदा डीजल के बिना पर यह मज़ीद 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र तय कर भी सकूंगा या नहीं। खैर, मैंने वहाँ रुकना और इंतज़ार करना ही बेहतर समझा, और चंद घंटे के इंतज़ार के बाद जब डीजल का टैंकर आया और मैं डीजल जब भरवा के वहाँ पंप से निकला तो उस वक्त रात के कुछ 3 बज चुके थे। मुझे एक तरफ खुद पे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे ये सारे मामलात लोडिंग से पहले ही निपटा लेने चाहिए थे। बहरहाल मैं ट्रक में बैठा और एक बार फिर एक्सीलेटर पे पैर रखा और ट्रक को रोड पे भगाता हुआ ले जाने लगा। रोड बिल्कुल सुनसान और अंधेरे में डूबा था। मैं भी उसी रोड में थोड़ी ही आगे गया था कि मुझे बाएं जानिब एक रास्ता दिखाई दिया जो बज़ाहिर दिखने में कोई शॉर्टकट मालूम हो रहा था। मैंने ट्रक साइड पे पार्क किया और वहाँ उस बाएं तरफ जाके इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की कि वाकई ये कोई शॉर्टकट साबित हो सकता भी है या नहीं, क्योंकि अगर ये शॉर्टकट होता तो इससे मेरे तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर का सफ़र बच सकता था, और जो पीछे पंप पे वक्त ज़ाया हुआ था वो यहाँ सेव भी हो सकता था, और मुझे कराची भी तो वक्त पे पहुँचना था। तो इन सूरत हाल के पेश नज़र मैंने ट्रक को उस शॉर्टकट वाली सड़क पे उतार दिया। कहते हैं कि उस सड़क पे थोड़ा मज़ीद अंदर जाने से मालूम हो रहा था कि ये कोई गांव या कोई बस्ती है, लेकिन हैरानकुन तौर पे वहाँ तो उस पिछली सड़क से भी ज़्यादा सन्नाटा और अंधेरा था। रात के उस वक्त कुछ 4 बजने को थे। हर तरफ सर्दी का कोहरा था। रात की तारीकी और कड़ाकड़े की ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं उस सड़क पे ट्रक भगाए जा रहा था और साथ ही उस गांव नुमा बस्ती को भी अंधेरे में ट्रक की पड़ती रोशनी में देखे जा रहा था, जिसे देख के ऐसा मालूम हो रहा था कि इस गांव में काफ़ी पहले लोग रहते थे, लेकिन अब शायद उन्होंने यहाँ से नकल मकानी कर ली थी या फिर किसी और बात को मद्देनज़र रखकर सरकार ने इन्हें यहाँ से किसी और जगह मुंतकिल कर दिया था। कहते हैं कि कहीं किसी तरफ टूटी हुई साइकिल तो कहीं पुरानी बोसीदा सी दरख्त के नीचे पड़ी चारपाई, कहीं टूटी हुई बर्तनें और दीगर इस तरह की चीज़ें एक अलग थलग मंजर पेश कर रही थी। पुरानी मिट्टी के बने घर, उन पे खजूर और नारियल के पत्तों से बनी छत, सब कुछ काफ़ी पुराना और कदीम सा मंजर पेश कर रहा था। मैं अपने सफ़र पे ही था कि मुझे एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी की कोई 4 दीवारी तो नहीं थी, लेकिन टूटी फूटी सी छत थी, जिसे देख के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फजर होने से पहले ईशा की नमाज अदा कर लूं
और ये सोच के मैंने ट्रक के अंदर से अपनी चटाई और वज़ू करने के लिए पानी की बोतल निकाली और ट्रक की हेडलाइट्स को ऑन ही रखा, क्योंकि अगर उससे बंद कर देता तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सब कुछ तो पहले से ही तारीकी में डूबा हुआ था। कहते हैं कि वज़ू के बाद मैं अपनी चटाई लेकर सर्दी से कांपता कांपता उस झोपड़ी की तरफ गया और पास का जायजा लिया तो मुझे वो जगह पाक लगी और मैंने नमाज की नियत कर ली। बताते हैं कि मैं क़याम में था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई ट्रक की हेडलाइट्स के सामने से होता हुआ गुजरा है, क्योंकि उस चीज़ की परछाई या अक्स वो जो भी था उस झोपड़ी के सामने से ही गुजर रहा था। कहते हैं कि शुरू में तो उसे मैंने अपना वहम समझा और नमाज की तरफ ही अपना जहन लगाए रखा, लेकिन जब मैं दूसरी रकत के लिए उठा तो वो परछाई एक बार फिर मुझे दिखाई दी। कहते हैं कि इस बार वो परछाई आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रही थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ पे तो ना कोई आदम नादम ज़ात था, ना ही कोई जानवर था। अब ये क्या हो सकता है? कहते हैं कि मैं नमाज में जो आयतें पढ़ रहा था, अब मैं उन आयतों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर चुका था। कहते हैं कि मेरे ज़ोर से उन आयतों की तिलावत करने पे वो परछाई एकदम धुआं सी होकर गायब हो गई। जब मैंने नमाज मुकम्मल की और ट्रक के आसपास और उसके इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे उस वक्त काफ़ी हैरानी और घबराहट सी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की परछाई दिखी भी हो और यहाँ कोई मौजूद भी ना हो। मैंने उस वक्त ज़ोर से पूछा कि कोई है यहाँ, कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? लेकिन इस बात पे मुझे किसी का कोई जवाब नहीं आया। मैं इसके बाद अपने ट्रक पे चढ़ने लगा तो मुझे बिल्कुल मेरे पीछे से किसी की सरगोशी करते हुए आवाज़ आई। कोई कह रहा था कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैंने जब ये आवाज़ सुनी और बेसाख्ता पीछे मुड़ के देखा तो मेरी आंखों ने जो देखा मैं उसे देखकर दंग रह गया। आप यकीन जाने मैंने देखा कि चंद लोग सफ़ेद कपड़ों में मलबूस जख्मी हालत में खून से लथपथ हुए उन झाड़ियों की तरफ जा रहे थे जो बिल्कुल उस झोपड़ी के सामने थी। आप यकीन जाने ये सब देख के मेरे रोंगटे एकदम खड़े हो गए थे। मेरा खून जैसे जम सा गया था। मैं फौरन डर कर अपने ट्रक में बैठ गया, लेकिन ट्रक में बैठने के बाद मैं वापसी पीछे नहीं गया। मैं उसी बस्ती में उसी सुनसान गांव से होता हुआ आगे की तरफ अपना ट्रक भगाता रहा, क्योंकि मैं पहले ही एक अच्छी खासी मुसाफत तय कर चुका था। अब वापस पीछे जाकर सफ़र को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो सकता था। बिलाल, आप यकीन करें कि मैं अभी शायद बमुश्किल 500 मीटर सी आगे गया था कि मेरा ट्रक एकदम अचानक बंद हो गया। मैं इतना डर गया था कि मैं अंदर ही बैठा बैठा बार बार ट्रक स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर कब तक मैं ये नाकाम कोशिश करता। कुछ देर बाद मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और नीचे उतरकर मुआयना करने लगा। अभी मैं ट्रक का मुआयना कर ही रहा था कि मुझे मुख्तलिफ लोगों की हंसने की आवाज़ आने लगी। बिलाल, वो आवाज़ें इतनी भयानक और खौफनाक थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कोई मुझे ना तो उस वक्त दिखाई दे रहा था। मुझे उस वक्त इस बात का यकीन हो चुका था कि ये गांव या बस्ती, ये बंजर इलाका जो कुछ भी था, ये ज़रूर पुरस्कार मखलूक़ात से घिरा हुआ है। मैंने यहाँ से आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि मुझे वही लोग दोबारा दिखाई देने लगे जो उस वक्त उस झोपड़ी के पास दिखाई दिए थे। फिलहाल आप यकीन करें कि उनकी शक्लें इतनी भयानक थीं कि मैं कभी इतनी भयानक शक्ल का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो मुझसे क्या चाहते थे, मुझे इस तरह क्यों डरा रहे थे, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था। मैं इन मामलात से बिल्कुल बेखबर था। उस वक्त मैं ये सारे मामलात देखकर बिल्कुल फ्रीज सा हो चुका था। मेरे जिस्म में हरकत नहीं हो पा रही थी। मैं भागना चाह रहा था पर भाग नहीं पा रहा था। देखते ही देखते वो सारे लोग मेरे इर्द
گرد گول دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ان سب کے لباس ایک جیسے سفید رنگ کے تھے۔ ان کے چہرے سے مستقل خون سا بہہ رہا تھا۔ بلال وہ سارے میرے قریب آتے گئے۔ اس وقت یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ پوائنٹ تھا کہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ میری آخری رات اور آخری ٹرک کا سفر ہے۔ لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک نہ جانے کیسے وہ ساری مخلوقات ایک دم پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئے۔ شاید میں اس وقت وضو سے تھا، اس لیے وہ میرے مزید پاس نہ آ سکے اور مجھے نقصان نہیں پہنچایا، یا پھر شاید کسی کی دعا کام آ گئی۔ جو بھی تھا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس بار جب ٹرک اسٹارٹ کیا تو حیران کن طور پہ میرا ٹرک اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ میں نے سفر کی دعا پڑھی اور واپس اپنے سفر پہ نکل پڑا۔ اگلے روز جب میں اپنے مقام پہ پہنچا تو کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ وہاں کے سیٹھ نے جب مجھ سے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی اور جب میں نے انہیں یہ سارا قصہ سنایا تو انہوں نے بتایا کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے اسی علاقے کے آس پاس ہی ایسا ہی واقعہ ایک اور ڈرائیور کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بلال، لوگ اکثر جنات اور دوسری مخلوقات کا چہرہ، ان کی بناوٹ کا تصور اپنے ذہن میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو یہ مخلوقات دکھنے میں اس قدر ڈراؤنے اور خوفناک ہوتے ہیں کہ آپ جب تک انہیں دیکھ نہ لیں ان کی وحشت اور خوف کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ اس پراسرار واقعے کے بعد آج تک میں نے کبھی کسی شارٹ کٹ کا انتخاب نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی میرے ساتھ اور ایسے ہی دیگر واقعات پیش آئیں، لیکن وہ پھر میں کبھی آپ کو ارسال کروں گا۔ So that was an interesting story جو کریم خان نے ہم سے پشاور سے شیئر کی۔ آپ کا بہت شکریہ کریم خان۔ دوستو، آپ لوگوں کو آج کی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کریم خان اپنے دیگر واقعات بھی ہم سے شیئر کرے اور میں انہیں اپنے چینل کا حصہ بناؤں تو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کوئی سچا اور پراسرار واقعہ پیش آیا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کہانی کو اپنی آواز دوں تو مجھ سے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ یا واٹس ایپ نمبر پہ اپنی کہانی شیئر کیجیے۔ میں ایک بار پھر ایسی پراسرار، سچی اور خوفناک کہانی کو لے کر آپ کے پاس پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔